हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सभी छात्र छात्राओं का आज की आपकी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, आप कर रहे हैं 10th क्लास की नई हिस्ट्री, जो नया इतिहास आपका लागू किया गया है, उसका पाठ नंबर 1 और उसके हम लगभग सारे वीडियोज कर चुके हैं। आज हम करें इसकी अंतिम वीडियो, जो है आपका मल्टीप्लाई टाइप क्वेश्चन। इस पाठ के जो मुख्य मुख्य मल्टीप्लाई टाइप क्वेश्चन है वो हम करेंगे, क्योंकि आपको पता है परीक्षा के अंदर छोटे प्रश्न, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कल हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए थे, आज हम मल्टीप्लाई क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपने ये ध्यान से करना है, देखना है। तो आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनके उत्तर हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न है वो मैंने लिखा है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है। सर, जो सरस्वती सिंधु सभ्यता जो हमारा चैप्टर का ही नाम है, ये जो एक सभ्यता का नाम है, ये सभ्यता का और भी नाम किस नाम से पुकारते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, नंबर 1 सिंधु सभ्यता, नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता, नंबर 2 दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बता दें कि हम इसको पुराने समय से हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो संस्कृति से नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमारे पास हड़प्पा शब्द भी है और सिंधु सभ्यता भी है। सिंधु सभ्यता के नाम से भी हम इसको जानते हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सी ठीक रहेगा, क्योंकि ये भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है। तो सी में दोनों शामिल हैं, डी कोई नहीं, इसलिए गलत है। तो मैं साथ साथ जो क्वेश्चन हमारा हो जाता है उसको हटाता रहूंगा इस लिस्ट से। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला खत्म। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का खनन किस वर्ष में किया गया है। यानी सिंधु घाटी की जो खनन करके हमें पता लगा है, अवशेष निकाले गए हैं, वो किस वर्ष से किए गए हैं। तो छात्रों, आपको पास ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर 1 1922-23, 1920-21, 21-22 और 22-23। तो आपने इस चैप्टर के दौरान पढ़ा, प्रश्नों के दौरान भी पढ़ा कि इसका सही उत्तर है 21 और 22 में। जो सिंधु की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा है वो 1921 में, और मोहनजोदड़ो 1922 में इनकी खुदाई की गई है, शुरू हो गई थी। तो हमारा ऑप्शन ये सही हमारा, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 ठीक है। इसके अलावा सारे गलत हैं और इसके साथ हमारे प्रश्न भी इससे बाहर है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। पूर्व से पश्चिम तक की सभ्यता का प्रसार कितना है। देखिए, जो सभ्यता फैली हुई थी, विस्तृत क्षेत्र में फैली थी, उसका दोनों तरफ था, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण होता है। तो पहले पूछा है पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम छात्रों, इसका उत्तर 1600 किलोमीटर हमने प्रश्न के दौरान भी पढ़ा था, और आपने बुक पढ़ी हो तो बुक में भी आया था। तो 1600 हमारा बी उत्तर ठीक है। इसके साथ हमारा ए गलत है, बी सी गलत है और डी गलत है। इसका उत्तर हमारा 1600 किलोमीटर ठीक है, पूर्व से पश्चिम। इसके बाद हम चलते हैं, इस प्रश्न को यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है, वो हमारा प्रश्न उत्तर से दक्षिण तक का इसका प्रसार है वो कितना है। पहले मैंने पूर्व से पश्चिम बताया, हम उत्तर से दक्षिण का पूछ रहे हैं। उत्तर से दक्षिण में हमने पाठ पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था इसका ये 1600 किलोमीटर था, और उत्तर से दक्षिण इसका 1500 किलोमीटर है। इसलिए हमारा उत्तर सी ठीक है, 1500 किलोमीटर इसका ये उत्तर है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी ठीक है। बाकी डी गलत है, बी गलत है, ए गलत है। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। क्या नगरों में जो सिंधु सभ्यता है उसके नगरों की क्या विशेषताएं मिलती हैं, क्या क्या विशेषताएं थी। देखो, प्रशासनिक भवन, सार्वजनिक भवन, अनागार, सभी। इनमें से हमारा सही उत्तर है वो है अनागार। अनागार की विशेषता हमें ज्यादा मिली है। इसके अंदर जो लेसन हम लेसन के दौरान पढ़ा है, इसका उत्तर सी ठीक है, अनागार। अनागार जिसमें वो अनाज रखते थे, वो एक विशेष प्रकार की जिसको हम बखारी बोलते हैं हरियाणवी शब्द में, तो उस बखारी में रखते थे। वो एक विशेष प्रकार के पक्के ईंटों के साथ बनाए होते थे और सुरक्षित अनाज रखने के लिए बनाते थे, ये इनकी खास विशेषता थी। इसके बाद हम प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, सरस्वती सिंधु सभ्यता किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया गया। अब ईंट किस प्रकार के प्रयोग करते थे, वो कच्ची या पक्की, किस प्रकार की ईंटें, मसाला, जैसे कि आज हम देखते हैं आज के युग में छात्रों की कच्ची ईंटें भी होती हैं, पक्की ईंटें भी होती हैं। इसके साथ साथ रेती और बज्र के साथ भी ईंटें बनाई जाती हैं। तो वो जो सरस्वती सिंधु सभ्यता, उसमें किस प्रकार की ईंट प्रयोग करते थे। तो हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा कि पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। जो कच्ची ईंटें उनको पका करके ईंटों का प्रयोग करते थे, तो उन्होंने पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। कच्ची गलत है, बजरी की ईंटें गलत है, इसका तो प्रश्न ही नहीं था उसमें, तो कोई भी नहीं, ये भी हमारा गलत है। इसी के साथ ये प्रश्न इससे हमारा हट जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक जो खुदाई हुई थी, खुदाई के दौरान 19 सेंटीमीटर एक लंबी पुरुष की खंडित प्रतिमा मिली थी, मूर्ति मिली थी,
इस मूर्ति ये कहाँ से मिली थी? तो मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो, मोसोपोटामिया, धौलागिरी और राखीगढ़ी, ये सारे के सारे वे क्षेत्र हैं जहाँ से हमें इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। परंतु जो मूर्ति की बात आती है कि जो मानव की जो खंडित मूर्ति मिली थी 19 सेंटीमीटर लंबी, वो हमें मिली थी मोहनजोदड़ो से। तो इसका उत्तर मोहनजोदड़ो, एक तो ठीक है इसका। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम ये प्रश्न हम हटा देते हैं यहाँ से, और इसके बाद प्रश्न नंबर हम आगे चलते हैं 8वां प्रश्न है, नगरों में टीले की संख्या कितनी होती थी? प्रश्न को दोनों बड़े अच्छे प्रकार से आपको छोटे प्रश्नों में बताया है, बड़े प्रश्नों में बताया गया, और चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि 2 टीले होते थे, एक पूर्व में एक पश्चिम में। जो पूर्व और पश्चिम में 2 टीलों की संख्या थी इनकी। तो इसलिए हमारे ये टीले हैं, ये हमारा गलत है, ये हमारा ठीक है, ये हमारा गलत है, और ये हमारा गलत है, इसलिए संख्या आएगी इसका ऑप्शन है बी 2। तो इसी के साथ हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। टीले किस दिशा में होते थे? जो अभी टीले बताया कि जो सिंधु सभ्यता में टीले होते थे किस दिशा में होते थे? एक पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दोनों दिशाओं में होते थे, पूर्व दिशा में भी और पश्चिम दिशा में भी। एक टीले पर इनका ध्रुव होता था और एक दूसरे टीले पर इनका आवासीय क्षेत्र होता था। इस प्रकार इसका उत्तर हमारा क्या आएगा? सी, दोनों ही ठीक थे, इसलिए हमारा इसका उत्तर है सी। सी उत्तर ठीक है, दोनों। इसके बाद हम चलते हैं इस प्रश्न को हम लिस्ट से पूरा हुआ ये प्रश्न हमारा, और उसके बाद हम प्रश्न नंबर चलते हैं 10 पर। इससे प्रशासन सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो शासन था वो गणतंत्र विद्वान किसे माना जाता है? हंटर महोदय को, व्हीलर को, पीटरसन को, कोई भी नहीं। इन्होंने हंटर महोदय को गणतंत्र आत्मक विद्वान माना जाता है इस सभ्यता का। तो इसका हमारा उत्तर हुआ ए। हंटर महोदय। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस सभ्यता के लोग किस क्षेत्र में निवास करते थे? आपको पता है कि 2 क्षेत्र में 2 टीले होते थे, एक पर दुर्ग होता था और एक पर आवासीय क्षेत्र होता था। तो जो लोगों का रहने का जगह था वो आवासीय क्षेत्र में, दुर्ग क्षेत्र में उनका प्रशासनिक काम होता था या सुरक्षा संबंधी काम होता था। शासकीय लोग वहां रहते थे, प्रशासन का जितना काम काज होता था वह दुर्ग क्षेत्र में होता था और इसकी कड़ी सुरक्षा होती थी। तो ये लोग कहाँ रहते थे? आवासीय क्षेत्र में, जो पूर्व दिशा में होता था। इसके इसलिए उत्तर हुआ बी। इसके बाद सी पर चलते हैं, सॉरी, इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न हमारा पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 12 है लोगों का जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है, उन लोगों का मुख्य भोजन क्या था? किस प्रकार का भोजन करते थे? ये लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी थे या दोनों प्रकार के थे या कोई भी किसी प्रकार का भोजन नहीं लेते थे? इस सभ्यता में जो साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि वे लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, इसलिए इसका उत्तर सी, दोनों। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ और हम चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 13। समय के बिताने की जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी उसके लोग जब खाली समय होता था तो वे लोग खेती बाड़ी करने के अलावा और किस काम में अपना समय को व्यतीत करते थे? वो है शतरंज का खेल करने में, नृत्य करने में, शिकार करने में। तो ये लोग सभी प्रकार का शतरंज का खेल भी खेलते थे, साक्ष्य मिले हमें, शिकार खेलने के भी साक्ष्य मिले और नृत्य करने के भी साक्ष्य मिले। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी प्रकार की श्रेष्ठ ऑप्शन आर डी। सभी इनमें से जो सारे सभी प्रकार का कार्य करते थे समय बिताने के लिए। वो कुछ समय शतरंज के खेल में बिता लेते थे, कुछ लोग नृत्य करके अपना समय व्यतीत करते थे, मनोरंजन के साधन अपनाते थे, कुछ लोग शिकार करते थे। तो इस प्रकार ये सभी चीजें वो अपनाते थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कृषि के अत्यधिक विकास के क्या कारण थे? जो हमें साक्ष्य मिलते हैं कि सिंधु सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता है, इसके जो के विकास था, कृषि का विकास था, बहुत अधिक था। तो कृषि का विकास अधिक था, उसके क्या कारण थे? उनके बाद नंबर 1 बोने की विधि, इनको बोने की फसल बोने की अच्छी विधि की थी, एक ये था। दूसरा है उपकरण उनके पास अच्छे थे, अच्छे उन प्रकार के सिंचाई की सुव्यवस्था उनकी सही थी। तो ये हमें जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर हम कह सकते हैं उनको पास तीनों चीजें थी, इसलिए हम कह सकते हैं सभी बी। ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों के संदर्भ में ठीक है।
और इसी के साथ हमारे प्रश्न नंबर 14 पूरा हुआ और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है, व्यवसाय के लिए लोग किस मार्ग का प्रयोग करते थे? जो इस सभ्यता के लोग थे वे किस प्रकार की जो व्यवसाय के लोग थे कि अपना व्यवसाय करते थे, काम धंधा करते, व्यापार करते थे, तो किस मार्ग से करते थे? जल मार्ग से करते थे या थल मार्ग से करते थे? हमें साक्ष्य मिले हैं कि वे थल मार्ग का प्रयोग करते थे। सड़कों मिली हैं, काफी लंबी चौड़ी सड़कें मिली हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं 9-10 मीटर के करीब इनकी सड़कें थी। और जल मार्ग का प्रयोग करते थे क्योंकि नाव के साक्ष्य हमें मिले हैं, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग दोनों प्रकार का यूज करते थे। और इसका उत्तर हमारा हुआ 15 का प्रश्न का उत्तर हुआ हमारा सी, दोनों प्रकार के मार्ग अपनाते थे अपने व्यापार के लिए ये लोग। और उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 16 प्रश्न हमारा पत्थर की दराती, जो क्योंकि हमें एक पत्थर की दराती मिली है इनकी खुदाई के दौरान, खनन के दौरान। तो ये खुदाई में जो पत्थर की दराती मिली है कौन सी जगह से मिली है? लोथल से, कालीबंगा से, राखीगढ़ से। ये सारे के सारे महलगढ़ से, ये सारे के सारे क्षेत्र हैं इस सभ्यता के क्षेत्र हैं। इस सभ्यता के साक्ष्य सभी क्षेत्रों से मिले हैं। लेकिन जो दराती की बात आती है, पत्थर की दराती है, ये कहाँ से मिली है? ये हमें मेहरगढ़ से मिली है। तो इसका उत्तर सी। तो ये था। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न नंबर 17 है, ये है जो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग थे उनके खाना बनाने या खाना पकाने के क्या वो कैसे बनाते थे, इसके उपकरण हमें मिले हैं। वो कौन से उपकरण थे? प्रमाण मिले हैं जो खाना बनाने के और पकाने के इस सभ्यता में कौन से प्रमाण मिले हैं? नंबर 1 चूल्हे से, नंबर 2 सिलबट्टे से, नंबर 2 देसी दोनों से, और इनमें से कोई भी नहीं। तो ये लोग खाना पकाने के चूल्हे का प्रयोग भी करते थे, सिलबट्टे के भी। ये उपकरण थे उनके। सिलबट्टे पे पत्थर से कुछ अपना रगड़ा बड़ी भोजन है, खाना है, चटनी है, बनाते थे और चूल्हे पर वो अपना खाना पकाते थे। इस प्रकार ये दोनों प्रकार के उपकरण अपने खाना बनाने और पकाने में प्रयोग करते थे। तो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, इसका उत्तर हुआ सी, दोनों। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 17, ये लोग किसकी पूजा करते थे? जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है, ये लोग किसकी पूजा करते थे? जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वे पशुओं की पूजा भी करते थे, वृक्षों की पूजा भी करते थे, लिंग की पूजा भी करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे। इस प्रकार ये सभी की पूजा करते थे। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है इसमें लोग हैं वे पशुओं की, वृक्षों की, शिवलिंग की, सभी। तो उपरोक्त सभी मानो उपरोक्त सभी। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर हमारा है 19। प्रश्न नंबर 19 में आप जुते हुए खेत, हमें कुछ जुते हुए खेत भी मिले हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं वो एक अच्छी कृषि करते थे, उन्नत कृषि थी उनकी। तो जुते हुए खेत मिले हुए हमें कहाँ से मिले हुए हैं? कालीबंगा से, ऑप्शन ए कालीबंगा से, बी ऑप्शन मेहरगढ़ से, सी ऑप्शन बनावाड़ी से, और इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आपका बनावाड़ी से, लोथल से। तो ये सारे के सारे हैं जो हमने बताया ना। कालीबंगा से भी साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ से, बनावाड़ी से, लोथल से। लेकिन हम यहाँ जुते हुए खेत की बात कर रहे हैं। वे जुते हुए खेत के हमें कहाँ मिले? वे हमें जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले। कालीबंगा से कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता लगता है कि साक्ष्य तो हमें हर जगह से मिले, कालीबंगा से भी, मेहरगढ़ से, बनावाड़ी से, लोथल से भी। लेकिन जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हुए हमें कालीबंगा से मिले। इसीलिए इसका राइट आंसर है ए, कालीबंगा। ये किस जगह का नाम है? उस जगह पर से हमें मिले हैं। ये लोथल पाकिस्तान में है, बनावाड़ी हिसार में है, हरियाणा में है, और ये कालीबंगा पंजाब में आज के क्षेत्र में है। हम इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। 20 नंबर में है कि जो इस सभ्यता के लोग थे वो व्यापार और यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? रथों का प्रयोग करते थे, बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, रेलगाड़ी का प्रयोग करते थे, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी हमें साक्ष्य मिले उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे अपना, चाहे व्यापार का है चाहे यातायात का है। उस समय में रथों का प्रयोग नहीं था, बैलगाड़ी का प्रयोग नहीं था, इसमें से कोई तो ये है आपका। इसलिए इसको तो भी बैलगाड़ियों से यात्रा करते थे, बैलगाड़ियों से अपना व्यापार करते थे। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 21।
इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग क्या था? मतलब इस जो लोग थे उनका मुख्य उद्योग क्या था? ईंट उद्योग था। ईंट पक्के मकान के ईंट होते, इसलिए ईंट तो जरूर पकाते होंगे, ईंट बनाते होंगे। शिल्प कला में भी उत्तीर्ण थे, क्योंकि हमें काफी मिट्टी के बर्तन, धातुओं के बर्तन इस प्रकार के प्राप्त हुए जिन पर इनकी अच्छी कलाकारी से हम कह सकते हैं शिल्प में भी ये कुशल थे। वस्त्र उद्योग के भी हमें प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी हैं। इसका उत्तर है डी। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 22वां कि कंकाल या शवों के साथ, जो कंकाल थे या शव में जब आदमी मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी मनुष्य की, तो शव के साथ क्या सामान रखा जाता था? क्योंकि शव तो मिलेंगे नहीं, लेकिन हमें तो कंकाल मिलेंगे। कंकाल के साथ जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जो हमें सबूत मिले हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण सभी। तो वहां हमें सभी चीज मिले हैं। जो कंकाल है, कंकालों के साथ जब खुदाई हुई तो मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, आभूषण भी उनके साथ मिले हैं, उपकरण भी मिले हैं। इसलिए इसका उत्तर हुआ डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है 23वां कि इस सभ्यता के लोग किस शक्ति की उपासना करते थे? कौन कौन सी शक्ति की उपासना करते थे? तो जिसमें पितृ शक्ति, माता शक्ति, देव शक्ति। तो ये जो हमें सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, उनके द्वारा हम कह सकते हैं कि माता शक्ति की पूजा करते थे, पितृ शक्ति भी करते थे और अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसलिए इसका उत्तर हुआ डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 24 आता है। इस सभ्यता में लोग जो अंत्येष्टि संस्कार की क्या क्या विधि अपनाते थे? जो लोग थे, इस सभ्यता के लोग थे, वे जब मनुष्य का मृत्यु हो जाती थी तो वे लोग किस प्रकार शवों को दफनाते थे, किस प्रकार उसको दाह संस्कार करते थे या उसका क्या करते थे? तो इस प्रकार इसमें 3 विधियां थी। इनके समय में भी 3 विधियां थी। कौन कौन सी? पूर्ण समाधिकरण, ये भी अपनाते थे। आंशिक समाधिकरण, ये भी अपनाते थे। और इसके साथ साथ दाह संस्कार भी करते थे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के तीनों प्रचलित थी उस समय संस्कार की विधियां। तो इसलिए हमारा इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, शवों के सिर किस दिशा में रखते थे? जो शव में मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती थी तो मनुष्यों को शव किस दिशा में रखते थे? किस दिशा में शवों के सिर रखते थे और किस दिशा में पैर रखते थे? तो छात्र आपको बता दें, जैसे कि हमने बुक में पढ़ा था और प्रश्नों के अंदर भी हमने पढ़ा था कि जो ये लोग होते थे, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी, शव को दफनाते थे या समाधि देते थे, जमीन के अंदर गाड़ देते थे। तो उसमें मनुष्य की जब समाधि देते थे या दफनाते, दाह संस्कार करते थे, तो उसमें क्या करते थे? ये क्या करते थे, जिसको मनुष्य का सिर है, मानव मृत शरीर का जो शव का शरीर है, वो उत्तर दिशा में करते थे और जो उसके पैर थे वे दक्षिण दिशा में करते थे। तो यहाँ बात पूछी उन्होंने शवों के सिर की। शवों के सिर की है तो इसका मतलब उत्तर दिशा है। और यदि यहाँ पूछ ले शवों के पैर की, फिर आपने दक्षिण दिशा लेना है। वो पूर्व और पश्चिम में वो कुछ नहीं करते थे शवों के साथ। तो आपको याद इसका, इसलिए यहाँ बात आई है सिर की, तो सिर के तो उत्तर दिशा, तो सी। इसके बाद हम अगले प्रश्न 26वें प्रश्न पर चलते हैं। 26वां प्रश्न है, इसके नगरों के पतन के क्या कारण थे? तो जो पतन थे, नगर थे, धीरे धीरे से ये पतन होते गए, समाप्त हो गए। तो ये नगर क्यों हुए, क्या क्या कारण है? पहला कारण है प्रशासनिक शिथिलता। लोगों में धीरे धीरे जो जो लोग बढ़ते गए, प्रशासनिक शिथिलता आएगी। तो अनेक आक्रमणों से या दूसरे कारणों से प्रशासन न संभालने के कारण, आंतरिक युद्ध के कारण, ग्रह को युद्ध के कारण भी इनका माना जाता है कि हो सकता है इस कारण पतन हुआ हो। दूसरे इसके साथ जलवायु परिवर्तन भी हुई है। जलवायु में काफी परिवर्तन है, गर्मी भी हुई है, ज्यादा सर्दी हुई है या बाढ़ आई हुई है। बाढ़ के कारण, महामारी के कारण, विदेशी व्यापार के विरोध, दूसरे देशों के साथ इनका कनेक्ट कट गया था, कुछ नदियां सूख गई थी उसके कारण। तो ये जलवायु परिवर्तन अहम भूमिका रही है, या चाहे बाढ़ रहा है, चाहे प्रशासनिक कारण है, ये बहुत सारे कारण है इनके पतन के। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा हमारा? सभी कारण थे। तो प्रश्न 26वां उत्तर आपका क्या आएगा? इसका प्रश्न का उत्तर आएगा डी, सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त। इसके बाद हम प्रश्न नंबर अगले की बात 27वीं की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, किस नदी के सूख जाने के कारण इनका पतन हुआ माना जाता है? देखिए, गंगा नदी तो आज भी बह रही है। गंगा नदी के कारण हम इसका पतन नहीं मान सकते। दूसरा यमुना नदी आज भी हमारी धरती पर बह रही है, इसलिए इसको भी नहीं मानते।
सरस्वती नदी, ये नदी आज माना जाता है सरस्वती नदी थी, लेकिन आज हमारी पृथ्वी पर हमारे देश में नहीं बह रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सरस्वती नदी के सूख जाने के कारण इसका पतन माना जाता है। इसलिए इसका प्रवासी सरस्वती नदी के सूख जाने का, सरस्वती नदी के सूख जाने के कारण इन लोगों का पतन हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है, उसकी बात करते हैं। किस महामारी की जानकारी हेतु इस सभ्यता में किस महामारी की जानकारी फैली, बहुत सारी महामारी फैली है, ये जानने के लिए मनुष्य समूह का अध्ययन किया गया। उनके कंकालों का, जो मनुष्य थे उनके कंकाल ढूंढ ढूंढ करके उनका अध्ययन किया ताकि पता चले कि इनमें कौन सी बीमारी है जिसके कारण ये लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, इस सभ्यता का नाश हुआ। तो कितने थे? लगभग इन्होंने 4200 पर इन्होंने अध्ययन किया है। तो ये हमारा 41 गलत है, 40 गलत है, 43 गलत है। हमारा सही उत्तर है ए। हमने बुक के पढ़ते के दौरान, जिस समय हम बुक की किताब का अध्ययन कर रहे थे, हमने पढ़ा था कि 4200 पर अध्ययन, 42 कंकालों पर 100 तो कहाँ मिलेंगे उस समय, जो कंकाल मिले मनुष्य के उनका अध्ययन करके ये पता लगाया गया कि ये महामारी के कारण मरे हैं। तो हमारा उत्तर आया ए, 42। तो फिर छात्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने पूरा प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया आप लोगों को कि किसी प्रकार से जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वगैरह से उनका अध्ययन करवाऊं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसको 2-4 बार वीडियो देख करके आप अपने पाठ के प्रश्नों को अच्छे से याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।